हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम जहांगीर यानी सलीम के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बनता है अकबर की मृत्यु के बाद। अकबर के बारे में और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने इसके पहले ही 2 वीडियोज में सारी चीजें समझ ली हैं। अकबर के जीते जी भी सलीम यानी जहांगीर ने कई बार प्रयास किया था कि वह शासक बन जाए और इसने इसके लिए कई सारे विद्रोह किए थे। हमने अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था वाले वीडियो में देखा था कि इसने ही अकबर के जो एक नौरत्न थे अबुल फजल, उनकी हत्या करवाई थी और इसके बाद इसने कई बार विद्रोह के द्वारा शासक बनने की कोशिश की थी, लेकिन यह अपने विद्रोह में सफल नहीं हो पाया था। और बाद में अकबर की मृत्यु जब होती है 1605 ईस्वी में, उसके बाद ये शासक बनता है और फिर इसका शासनकाल स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर शासक बना था 1605 ईस्वी में और ये 1627 ईस्वी तक शासक बना रहा था। लेकिन इसका शासनकाल जो था उसे 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1605 से लेकर के 1611 ईस्वी तक का शासनकाल, जिसमें इसने स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं शासन किया था, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं था। फिर इसने 1611 से लेकर के 1627 तक दूसरा इसका जो चरण आया शासनकाल का, इसके दूसरा चरण था 1611 से लेकर के 1627 तक। इसमें मेहरुन्निसा यानी नूर जहां का प्रभाव बहुत ज्यादा था। उसने एक गुट बना रखा था, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से इसके शासनकाल को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक स्वतंत्रता पूर्वक जब इसने शासन किया और दूसरा जब इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था नूरजहां या मेहरुन्निसा का। तो देखिए, अब हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे जहांगीर को कि इसका जन्म कब हुआ, इसका प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद इसके शासनकाल के बारे में और फिर इसके बाद इसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जहांगीर जो था, इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में, यानी 1569 में 30 अगस्त को। इसके बचपन का नाम था सलीम, हमने कल भी देखा था। और इसका नाम सलीम इसलिए रखा गया था क्योंकि अकबर बहुत प्रार्थना करने के बाद इसको पुत्र के रूप में प्राप्त करता है। अकबर जाता है जो अजमेर के सलीम चिश्ती थे उनकी दरगाह पर, उनसे प्रार्थना करता है, उनसे भीख मांगता है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर सलीम का जन्म होता है। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम रख दिया गया था। हालांकि यह जब अपनी गद्दी संभालता है या शासक बनता है तो इसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी, इसे जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा था। तो इसने जब गद्दी संभाली थी, इसने पूरा नाम जो अपना लिखा था या पूरा नाम जो अपना अपनाया था उसे कहा जाता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो ये पूरा इसका नाम था। ये बहुत बड़ा नाम है, याद रखना संभव नहीं है। 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में पड़ रहेगा। जब आप ऑप्शंस में देखेंगे इस नाम को तो आप पहचान जाएंगे। तो इस तरह से नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये याद रखिएगा। सलीम इस नाम से ही इसका राज्याभिषेक किया गया था और ये गद्दी पर बैठा था। फिर इसके पिता का नाम स्वाभाविक है, आप जानते हैं, अकबर था। इसकी माता का नाम था हरकाबाई या जिसे हम जोधाबाई भी कहते हैं। तो जोधाबाई कहीं पर भी इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन प्रचलित नाम है जोधाबाई, तो याद रखिएगा। बाकी हरकाबाई यहाँ पर बुक्स में या इतिहास में इसका नाम, इसकी माता का नाम मिलता है। फिर इसका राज्याभिषेक हुआ था 1605 ईस्वी में, जब अकबर की डेथ हो जाती है। और इसके बाद इसकी एक बहुत प्रचलित कहानी है, आपने सुनी होगी, एक बहुत प्रचलित घटना है इसके जीवन काल की। अनारकली से इसका प्रेम संबंध और इसके पिता के द्वारा उसका ना अपनाया जाना। तो अनारकली से इसका प्रेम संबंध था। अनारकली और सलीम के बीच का जो रिश्ता था वो अकबर को पसंद नहीं था, क्योंकि सलीम बहुत कम उम्र का था और अनारकली इनके दरबार की नृत्यांगना थी और सलीम अपना पूरा समय यहाँ पर बर्बाद कर रहा था अनारकली के प्रेम में पड़ करके। तो इसलिए अकबर ने इन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया था, या एक तरह से कहिए कि इन्हें भारत से बाहर निकाल दिया था, अफगानिस्तान की तरफ भेज दिया था। फिर अफगानिस्तान में ही इनकी डेथ हो जाती है 1615 ईस्वी में। और यहाँ पर लाहौर में एक मकबरा बनवाया गया था। जहांगीर ने एक मकबरा बनवाया था 1615 ईस्वी में लाहौर में, अनारकली का मकबरा। फिर इसने बाद में जो शादियां की अनारकली की मृत्यु के बाद, इसकी 5 पत्नियां रही। तो देखिए कितना विशुद्ध प्रेम था। एक प्रेम के बाद इसने 5 शादियां की थी और 5 शादियों से इन्हें जो भी पुत्र पैदा हुए थे उनके बारे में भी पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मानबाई इनकी पहली पत्नी थी। मानबाई ये जो हरकाबाई थी या जोधाबाई थी, इन्हीं की फैमिली से थी, इनके भाई की पुत्री थी।
तो उनसे इनका विवाह हुआ था और इससे इसको पुत्र हुआ था खुसरो। खुसरो बाद में विद्रोह करता है, पहला विद्रोह उसी ने किया था। इसके शासनकाल प्रारंभ होते ही अगले साल इसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसकी पूरी कहानी हम आगे समझेंगे। फिर इसकी दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई। जगत गोसाई का पुत्र था खुर्रम और इसी का नाम बाद में चल करके पड़ता है शाहजहां और इसके बाद यही शासक बनता है। फिर तीसरी इनकी पत्नी थी रुखसाना बानो और इनके पुत्र थे शहरयार। इन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी शासन संभालने में या शासक बनने में। इनके पुत्र का नाम याद रखिएगा शहरयार। फिर चौथी जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था सलमा बानो और इनका पुत्र था परवेज। अंतिम में इसने 5वां विवाह किया था जिसे कहा जाता है नूरजहां मेहरुन्निसा, जिनका शासन में प्रभाव रहा बहुत ज्यादा। आगे हम पढ़ेंगे। और इनकी पहले से ही अली कुली बेग जो इनके पति थे यानी मेहरुन्निसा के जो पति थे उनसे एक पुत्री थी जिनका नाम था लाडली बेगम। फिर इनके कुछ 2 भाई थे, जहांगीर के ही 2 भाई थे। उनका नाम था दानियाल और मुरीद, लेकिन इनकी पहले ही हत्या की जा चुकी थी, इनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए फिर जहांगीर ने गद्दी संभाली थी। तो खुसरो ने विद्रोह किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि खुसरो के द्वारा पहला विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। इसका सबसे बड़ा पुत्र था मानबाई का पुत्र था। मानबाई की अब तक मृत्यु हो चुकी थी और मानबाई ने आत्महत्या कर लिया था। इस बात से दुखी होकर कि उनका जो पति है जहांगीर वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, शराब पीता है। इस बात से क्षुब्ध होकर के उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस बात से दुखी होकर के या इस बात से खुन्नस खा करके भी खुसरो ने कई बार यहाँ पर विद्रोह करने की कोशिश की थी। तो खुसरो ने 1606 ईस्वी में पहला विद्रोह किया था और इसने विद्रोह क्यों किया था ये आपको पता है। इसके अलावा शासन भी एक कारण था। ये चाहता था कि इसको जल्दी से जल्दी गद्दी प्राप्त हो जाए, इसके लिए इसने विद्रोह किया था। पहली बार जब इसने विद्रोह करने की कोशिश की थी तो इसको जहांगीर के द्वारा कैदी बना दिया गया था, कैद कर लिया गया था, लेकिन ये वहां से निकल करके 1 साल के अंदर अंदर ही वहां से निकल करके ये भाग जाता है और फिर ये जाता है अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उनके पास, उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर से ये विद्रोह करता है जहांगीर के खिलाफ। तो जहांगीर फिर अपनी सेना भेजता है और इसके जो बहरावल का मैदान था इसके और जहांगीर की सेना के बीच में टकराव होता है इनमें और फिर से ये हार जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन इसके बाद ये फिर से बाहर निकल आता है 1607 में, 1 साल में ही। और 1607 में बाहर निकलने के साथ ही ये फिर से जहांगीर को मारने का प्रयास करता है। इसके बाद जहांगीर इसकी दोनों आंखें फुड़वा देता है, इसको अंधा कर देता है और इसे कैदी बना दिया जाता है और ये कैद में ही मारा जाता है शाहजहां या खुर्रम के द्वारा। क्योंकि शाहजहां या खुर्रम जो था ये सोचता था कि ये सबसे बड़ा पुत्र है, आखिर में हो सकता है कि ये शासक बन जाए, इसलिए इसने कैद में रहते हुए ही इसकी हत्या करवा दी थी। इसके अलावा जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनको भी जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी, इसलिए क्योंकि इसने इनके विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था और इसका सहयोग करने की कोशिश की थी, तो इनको भी फांसी दे दी गई थी। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाएगा और पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन से सिख गुरु थे और उनका क्या नाम था जिन्हें जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। तो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनका नाम था। इसके अलावा एक 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा, उनको औरंगजेब के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन रीजन बहुत अलग अलग थे। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को इसलिए फांसी दी थी क्योंकि उनके विद्रोही पुत्र का इन्होंने सहयोग किया था, लेकिन जो औरंगजेब था उन्होंने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी धार्मिक कारणों की वजह से। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया था, इसलिए। फिर देखिए आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर दक्षिण विजय के बारे में देखेंगे। दक्षिण में एक जगह थी अहमदनगर, एक राज्य था अहमदनगर, यहाँ पर मान लीजिए अहमदनगर था। तो अहमदनगर का शासक था या वहां का वजीर था, प्रधानमंत्री था मलिक अंबर। मलिक अंबर बहुत प्रतापी था, बहुत मजबूत शासक था, उसकी सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी और उसको बार बार पराजित करने का प्रयास जहांगीर के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन बार बार ये असफल हो रहे थे इस काम में। बाद में दक्षिण विजय के लिए जहांगीर खुर्रम को भेजता है, खुर्रम यानी जहांगीर जो इसके बाद शासक बनेगा, इसको भेजता है अहमदनगर और अहमदनगर में इसके द्वारा यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, मलिका अंबर को पराजित कर दिया जाता है। इस बात से खुश होकर के
जहांगीर की उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने किसे? खुर्रम को। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस अवसर पर दी गई थी, किसने दी थी और किसे पराजित करने पर दी गई थी, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मलिक अंबर नाम याद रखिएगा, अहमदनगर याद रखिएगा, और इसके अलावा याद रखिएगा कि जहांगीर ने दक्षिण विजय यानी अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराने की वजह से शाहजहां की उपाधि खुर्रम को दी थी। खुर्रम शाहजहां का पुराना नाम था या वास्तविक नाम था, ये बात भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। फिर इसके अलावा इसी के शासनकाल में पूरी तरह से मेवाड़ को विजित किया गया था। हालांकि इसके पहले अकबर जो था और अकबर महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में बहुत लंबे समय तक संघर्ष होता रहा था और अकबर ने एक तरह से चित्तौड़ जो था, मेवाड़ की राजधानी जो थी, उसको जीत लिया था। लेकिन बाकी जो क्षेत्र था वो अब तक भी महाराणा प्रताप के ही कब्जे में था। महाराणा प्रताप की डेथ के बाद इनका पुत्र अमर सिंह जो था वो उन सभी क्षेत्रों का शासक बन जाता है, राजा बन जाता है। तो जब जहांगीर आता है, जहांगीर देखता है कि मेवाड़ एक समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर विजय प्राप्त करके इसे अपने साम्राज्य में मिलाना जरूरी है, तो इसने आते ही यहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिए थे। लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहा था। बहुत लंबे समय तक अमर सिंह इसके साथ संघर्ष करते रहे थे। बाद में फिर से जहांगीर ने खुर्रम को ये जिम्मेदारी सौंपी कि मेवाड़ विजय इनके द्वारा की जाए, क्योंकि ये खुद अजमेर की यात्रा पर था। इसने खुर्रम यानी शाहजहां से कहा कि मेवाड़ विजय के लिए इन्हें जाना चाहिए। मेवाड़ जाकर के खुर्रम ने यहाँ पर भी एक तरह से विजय प्राप्त करने लायक स्थितियां पैदा कर ली थी। फिर यहाँ 1615 याद रखिएगा, 1615 में अमर सिंह कहते हैं कि हमें संधि कर लेनी चाहिए। 1615 में संधि होती है और इसके बाद ये जो मेवाड़ के शासक थे ये पूरी तरह मुगलों के अधीन आ जाते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस संधि में बहुत प्रमुख कुछ बातें हुई थी, तो वो भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने ये तय किया था कि हम कछवाहा वंश के जो शासक हैं, हमने इसके पहले पढ़ा था हरकाबाई जो थी वो कछवाहा वंश की ही थी, तो इन लोगों ने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना स्वीकार कर लिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। पहला यही डिसाइड हुआ था कि हम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। फिर दूसरा, इन्होंने अपने पुत्र यानी अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया था, दिल्ली भेज दिया था कि जाकर के मुगल शासकों के साथ तुम रहो, मुगल दरबार में तुम रहो। फिर तीसरा ये हुआ था कि जो चित्तौड़ का किला है या जो मेवाड़ का किला है उसकी किलेबंदी इनके द्वारा नहीं कराई जा सकती, बाकी ये यहाँ पर शासक बने रहेंगे। और इसके अलावा इन्होंने पूरी तरह से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरी तरह से जो मेवाड़ शासक थे तो वो या राजपूत थे, वो कब और किस संधि के द्वारा या किसके शासन काल में मुगलों के अधीन हो गए थे या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो जहांगीर के शासन काल में ये पूरी तरह से मुगलों के अधीन हो गए थे। अब देखिए ये सारी बातें जब अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इसका शासनकाल दो भागों में विभाजित था। दूसरा जो शासनकाल इसका आता है जिसमें नूरजहां या मेहरुन्निसा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। नूरजहां एक गुट बनाती हैं और उसके द्वारा ये शासन में हस्तक्षेप करती हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो नूरजहां से विवाह इनके जीवन की एक प्रमुख घटना थी, इसके बारे में भी हमें देखना है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, इसके पहले ही हम देख चुके हैं। ये इनकी 5वीं पत्नी थी। इनका पहले से विवाह हो चुका था अली कुली बेग नाम के आदमी से। यह मुगलों के ही अधीन एक जगह पर शासन कर रहा था। अली कुली बेग एक बार एक शेर को मार देता है और इस वजह से ये जो जहांगीर थे इनके द्वारा शेर अफगान की उपाधि इसको प्रदान की जाती है। लेकिन अब तक इन्हें ये नहीं पता था कि मेहरुन्निसा इनकी बीवी हैं और ये बहुत सुंदर है देखने में। तो ये बातें इन्हें नहीं पता थी। इसकी मृत्यु के बाद यानी अली कुली बेग जब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद ये नौरोज उत्सव हमने पढ़ा था, फारसी उत्सव था, बलबन ने शुरू किया था। तो नौरोज उत्सव में इन्होंने मेहरुन्निसा को देखा था, यानी जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा था और इनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। बाद में इनका विवाह हो जाता है। इनकी पुत्री पहले से थी,
लाडली बेगम। तो जैसे ही इनका विवाह होता है, इन्होंने शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इनके जो करीबी थे यानी इनकी पिता, इनकी माता, इनके भाई और खुर्रम खुद यानी शाहजहां खुद इनके गुट में शामिल हो जाते हैं और इनको बहुत अच्छे पद मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मेहरुन्निसा थी, इनको पहले जहांगीर के द्वारा पहले नूर महल की उपाधि दी गई थी और इसके बाद नूर जहां की उपाधि दी गई थी। नूर महल का मतलब है कि महल की सुंदरता या महल की रोशनी, और इसके अलावा नूर जहां का मतलब है कि संसार की रोशनी। तो ये उपाधियां पहले नूर महल की दी गई थी इनको, फिर इसके बाद नूर जहां की दी गई थी। ये बात भी याद रखिएगा। नूर जहां गुट में कौन कौन लोग शामिल थे, तो इनके पिता शामिल थे मिर्जा गियास बेग, इसके अलावा असमत बेगम इनकी माता थी, ये शामिल थी। और यही असमत बेगम वो महिला हैं जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। जो गुलाब से इत्र बनाया जाता है उस प्रोसेस को इन्होंने ही खोजा था, असमत बेगम ने, नूर जहां की मां ने। फिर आसफ खां जो हैं इनके भाई थे, इनको भी बहुत अच्छा पद प्रदान किया गया। खुर्रम यानी शाहजहां खुद इनके गुट में शामिल हो जाता है। बाद में ये गुट कैसे खत्म हो जाता है, कैसे टूट जाता है, ये बात भी समझिए। ये जो आसफ खां हैं ये इनके भाई थे और ये खुर्रम जो था यानी शाहजहां था, अपनी बेटी से इसका विवाह कर देते हैं और चाहते हैं कि ये जहांगीर के बाद शासक बने। लेकिन नूर जहां जो थी, इनकी बेटी लाडली बेगम का विवाह होता है शहरयार से, और ये चाहती थी कि शहरयार जो है वो आगे चल करके शासक बने। इस बात में इनका विवाद शुरू हो जाता है और ये जो शाहजहां था, खुर्रम था, ये गुट छोड़ देता है। आसफ खां ये गुट छोड़ देते हैं और शहरयार इनके गुट में आ जाते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो खुर्रम था ये योग्य भी था, इसने पहले भी दक्षिण विजय किया था, मेवाड़ विजय में इसका बहुत प्रमुख योगदान रहा था। तो जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो ये खुर्रम यानी शाहजहां ही शासक बनते हैं। आगे चल करके जब ये यहाँ से गुट छोड़ देते हैं, इन्होंने खुद एक विद्रोह किया था, यानी शाहजहां ने भी विद्रोह किया था 1623 में। महावत खां ने जहांगीर की तरफ से लीड किया था इस विद्रोह को खत्म करने के लिए, यानी ये सेनापति रहे थे और इन्होंने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। शाहजहां इस विद्रोह में सफल नहीं हो पाए थे। बाद में महावत खां ने खुद विद्रोह किया था 1626 ईस्वी में, लेकिन इसे भी दबा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। और 1627 ईस्वी में यहाँ पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो खुर्रम था यानी शाहजहां था वो शासक बनता है। हमें देखना है जहांगीर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और जहांगीर की उपलब्धियों के बारे में, यानी कौन कौन से कार्य उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख तौर पर किए गए थे। तो देखिए, जहांगीर जो था वो एक न्यायप्रिय शासक था, क्योंकि अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान उसने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी थी जिसमें उसे ये महसूस होने लगा था कि जो राजा होता है या जो शासक होता है वह प्रजा के साथ बहुत अन्यायपूर्ण बर्ताव कई बार करता है। जैसे अनारकली वाली जो घटना थी उसमें भी उसने देखा था कि किस तरह से निर्दोष होते हुए अनारकली को, यानी सिर्फ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए अनारकली को भारत से बाहर निकाल दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। और तमाम घटनाएं ऐसी वह देखता था। थोड़ा भावुक राजा था, आपको पता होगा, भावुक इंसान था। आपने कई सारी सीरीज और कई सारी मूवीज देखी होंगी, उनसे आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो देखिए, वह न्यायप्रिय शासक था। प्रजा को न्याय मिले इसके लिए उसने अपने आगरे के किले के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, और ये न्याय की जंजीर सोने की बनी हुई थी। और उसके शासनकाल के दौरान कितनी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी, ये देखिए कि वो सोने की जंजीर किले के बाहर लगी हुई थी, लेकिन कभी भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, कभी भी उसे चुराया नहीं गया, कभी भी कोई भी दुर्घटना उसके साथ नहीं हुई। तो न्याय की जंजीर उसने आगरा की किला के बाहर लगवाया था अपनी प्रजा को न्याय दिलाने के लिए। जब भी प्रजा को कोई दिक्कत होती थी तो वो आकर के यहाँ पर जो न्याय की जंजीर होती थी उसे खींचते थे, और वहां पर एक घंटा लगा हुआ होता था जिसमें बहुत तेज आवाज पैदा होती थी। वो तेज आवाज शासक तक पहुंचती थी, यानी जहांगीर तक पहुंचती थी, और जहांगीर प्रजा को स्वयं आकर के न्याय दिलाते थे। तो न्याय की जंजीर आगरा के किले के बाहर लगवाई गई थी, ये बातें याद रखिएगा। इसके अलावा जहांगीर ने दोअस्पा और सिंहस्पा नाम की व्यवस्था शुरू की थी। देखिए, जब हमने अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा, आप अकबर वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, या अकबर का जो प्रशासनिक व्यवस्था वाला वीडियो है वो जाकर देख लीजिएगा, तो वहां से आप समझ जाएंगे। तो इसमें इसने कहा था कि पद सेम रखते हुए ही अगर किसी व्यक्ति को
2 गुने घोड़े रखने की इजाजत दे दी जाए तो इसे 2 अस्पा कहा जाएगा। और इसके अलावा पद सेम रहे लेकिन किसी व्यक्ति को उसके जितने घोड़े हैं या घुड़सवार हैं उसके 3 गुने घोड़े या घुड़सवार रखने की इजाजत अगर दे दी जाए तो इसको कहा जाएगा सिंह अस्पा। तो ये दोनों याद रखिएगा, इस जहांगीर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। फिर इसके शासनकाल में ही हाकिम्स नाम का एक अंग्रेज राजदूत आया था, यानी जो अंग्रेज होते थे उनका एक राजदूत आया था जिसका नाम था हाकिम्स। और ये 1608 ईस्वी में आया था, 1611 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहा था। और ये जो जब निकला था तो ये अकबर के नाम का पत्र लेकर या अकबर के नाम का आदेश लेकर के आया था यहाँ पर, लेकिन इसके पहले ही अकबर की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचता है। तो जहांगीर के शासनकाल में ये भारत पहुंचा था और इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि ये इंग्लिश बोलता था, बेशक यूरोप से आया था तो इसलिए ये इंग्लिश बोलता था, इसलिए इसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था। मनसबदारी प्रथा आप पहले ही हम समझ चुके हैं, प्रशासनिक व्यवस्था जो अकबर की हमने पढ़ी थी उससे जाकर के समझ लीजिएगा। फिर इसके ही शासनकाल में सर थॉमस रो या थॉमस रो भी भारत आए थे और ये आए थे 1615 ईस्वी में और 1619 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहे थे। फिर इन्होंने इनका जो शासनकाल था उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये चित्रकला खुद एक बहुत अच्छे चित्रकार थे और इनके जो दरबार में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार रहा करते थे। उनमें से पहले थे मंसूर को इन्होंने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। ये पक्षी विशेषज्ञ थे, यानी पक्षियों की बहुत सुंदर आकृतियां या चित्र बनाया करते थे। इसके अलावा इनके दरबार में दूसरे जो थे वो अबुल हसन थे, इनको इन्होंने उपाधि दी थी नादिर उद जमा की। और ये व्यक्ति विशेषज्ञ थे, यानी व्यक्तियों के यानी ह्यूमंस के बहुत अच्छे चित्र बनाया करते थे। इसके अलावा जो ये जहांगीर थे ये स्वयं बहुत अच्छे चित्रकार थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यानी अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे कहा जाता है तुजुक ए बाबरी, और इन्होंने फारसी में लिखी थी, ये याद रखिएगा। तो फारसी में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने लिखा था कि मैं अगर कोई चित्र, एक ही चित्र बहुत सारे चित्रकार मिल करके बनाए तो मैं ये बता सकता हूँ उस चित्र को देख करके कि कौन सा अंग या कौन सा पार्ट किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। इतने अच्छे जानकार ये चित्रकला के हुआ करते थे। तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल को। फिर नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया था अपने पिता का मकबरा, जिसे इत्माद उद दौला का मकबरा कहा जाता है और ये आगरा में बनाया गया है। इसके अलावा ये सफेद संगमरमर से बनाया गया है। तो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनाई गई पहली इमारत ये मकबरा ये है। और ये इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा शैली में क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये टाइल्स हैं सफेद कलर की, क्योंकि ये सफेद संगमरमर से बनाया गया था तो सफेद संगमरमर है। इनमें बीच बीच में रंगीन कलर के ऐसे पत्थर लगा दिए जाते हैं, यानी कलरफुल स्टोन लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे कलरफुल स्टोन पत्ती के शेप में या फूल के शेप में। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऐसे करके डिजाइनें बना दी जाती हैं जिसे कहा जाता है पित्रादुरा शैली, यानी नक्काशी का काम एक तरह से कर दिया जाता है। तो ये भी यहाँ पर हुआ था। पित्रादुरा शैली या पित्रादुरा देखने के लिए कहाँ पर मिलती है, तो सबसे पहले मिलती है नूरजहां के पिता इत्मादुद्दौला के मकबरे में। फिर इसके अलावा जहांगीर का मकबरा भी बनवाया गया है शाहदरा लाहौर में। और कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे शासक थे, मुगल शासक थे जिनका मकबरा भारत से बाहर बनवाया गया है। तो एक थे बाबर का काबुल में बनवाया गया था। उन्होंने खुद कहा था कि मेरा मकबरा काबुल में बनाया जाए, तो काबुल में बनाया गया था। और इसके अलावा जहांगीर जो थे इनका लाहौर में, यानी पाकिस्तान में अब जो क्षेत्र आता है शाहदरा लाहौर में, वहां पर ये बनवाया गया था।